सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड वी आर बैक विद अनदर तड़कती भड़कती वीडियो ऑफ लर्नर्स कैफ़े यूट्यूब चैनल। और मैं आज यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा 5th चैप्टर हमारी एसएसटी की बुक 1 का, NIS का। इसका एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है जिसमें हमने यहाँ तक पूरा चैप्टर, मतलब पूरा क्या, मतलब यहाँ तक किया था, जिसमें कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब जो है मेन कंटेंट, उस पर से हमें स्टार्ट करना था। मेथड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन इन इंडिया, तो यहाँ से करना था। और ये चैप्टर पूरा आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। शॉर्ट में बताऊंगा तो मैं गाइस, अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलो जल्दी से अपने ना शुरू करते हैं गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ colonization in India. To look at the map of Europe, you will find many big and small states on it. When the Industrial Revolution started in Europe, these small states did not have sufficient raw material for their industries. तो जब मतलब आप इस मैप पर देखिए यूरोप के, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इस फिगर में हमें, तो यू विल फाइंड मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स। तो बहुत सारी छोटी बड़ी स्टेट्स हैं इसमें, जैसे बुल्गारिया, इटली वगैरह। तो ये सब इसमें है यहाँ पर। और आप बहुत सारी इसमें देख पाओगे। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो कि शुरू हुआ था जब यूरोप में जब शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो हमारा होता है ना कि रॉ मटेरियल, अगर आप कुछ भी बनाएंगे, मान लीजिए कि आप एक टी शर्ट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कपड़ा भी तो लगेगा ना टी शर्ट बनाने के लिए। तो वो कपड़ा क्या हुआ, वो कपड़ा हुआ आपका रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल जो था उसकी उन्हें डेफिशिएंसी होने लगी, मतलब उन्हें कमी पड़ने लगी उसकी रॉ मटेरियल के उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्हें यहाँ पर गुड्स तैयार करने होते थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, और ऊपर से एक और जो था रीज़न, वो था कि उन्हें एक मार्केट भी चाहिए थी जहाँ पर इतने लोग हों और इतने पैसे वाले लोग हों कि वो उनका प्रोडक्ट थोड़े ज़्यादा दामों पर भी खरीद लें। तो यहाँ पर दीज कंट्रीज नाउ स्टार्टेड लुकिंग फॉर मार्केट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो जो एशिया एंड अफ्रीका न्यू सी रूट्स जो इन्होंने फाइंड किए थे, उसमें इन्होंने क्या किया कि ये नए जो मार्केट्स वगैरह थी उनके लिए फाइंड करने लगे, मार्केट्स फाइंड करने लगे कि हम अफ्रीका में कौन से पर्टिकुलर रीजन में अगर मार्केट लगाएं तो हमारा सामान बहुत ज़्यादा बिकेगा, और एशिया के कौन से ऐसे पार्ट में लगाएं जहां हमारा सामान बहुत ज़्यादा बिकेगा। जो कि इन्हें मिला एशिया के लिए इंडिया, और अफ्रीका में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हाफ में इन्होंने सेट कर दिया था। तो इंग्लैंड सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग ट्रेड विद इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600। तो जो इंग्लैंड था ब्रिटेन से, मतलब यूरोप से, जो इंग्लैंड था यहाँ पर, उसने क्या किया कि मतलब ट्रेड सेट कर लिया इंडिया के साथ में एक कंपनी के नाम से, जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये आए तो ट्रेड के लिए थे, बट जब इन्होंने देखा कि इस कंट्री के पास कितना पैसा है एंड वी कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम इट, वी कैन गेट अ लॉट फ्रॉम इट, अ लॉट ऑफ आउटकम, जो भी है सब कुछ बहुत सारा मिल सकता है हमें यहाँ पर, हमारी सेल्स भी अच्छे चल सकते हैं और खूब पैसा भी मिल सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि 1600 में, मेरे ख्याल से 1600 में, हाँ, इन्होंने इंडिया पर रूल कर लिया। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर था उस टाइम पे रूलर, मुग़ल रूलर, जो जिससे इन्होंने परमिशन मांगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी सेट करने की, और उन्होंने दे दी थी। मे बी आई कुड बी रॉन्ग हेयर, पर मेरे ख्याल से बाबर था। एंड दिस कंपनी वॉज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो कंपनी थी, ये सेट तो इंडिया में हुई, लेकिन ये जो थी, इसे जो चलाते थे और जो जो इसे ओन करते थे, तो वो कौन थे? ब्रिटिश के लोग थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिशर्स थे।
With the help of England, with its help, England was able to extend her territory frontiers to India subcontinent. The factory, हाँ, तो वही कहने का मतलब है कि मतलब जो इंडिया में उन्होंने इस कंपनी के नाम से मतलब इंडिया पे इन्होंने धीरे 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 क्या करना शुरू कर दिया, कब्जा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, एंड द फैक्ट्री वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। जो फैक्ट्री थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो सबसे पहले कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, सूरत में, इन 1613, यानी कि 1600 में उन्हें परमिशन मिली। 13 ईयर्स बाद उन्होंने 1613 में फैक्ट्री सेट कर दी। इन 1615 सर थॉमस रॉय गॉट परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर टू ओपन मोर फैक्ट्रीज एट आगरा। नहीं सॉरी, जहांगीर ने दी थी वो जो परमिशन थी, ना कि बाबर ने। सो आई वॉज रॉन्ग देयर, मैं थोड़ा भूल गया। तो जो है कि मुगल एम्परर ने फिर 2 साल और बाद यहाँ पे जो सर थॉमस जो रो थे, वो उन्हें एक ब्रिटिशर थे बेसिकली। तो उन्हें जहांगीर ने क्या किया कि परमिशन दे दी, जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने परमिशन दे दी आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच, ये जो 3 रीजन्स थे इंडिया के, इनमें खोलने के लिए अपनी और भी ज़्यादा फैक्ट्रीज। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ मद्रास वेयर दे बिल्ट अ फोर्टिफाइड फोर्ट। हाँ, तो एक सेंट जॉर्ज नाम करके फोर्ट है, अभी तक भी है यहाँ पे, जो कि है मेरे ख्याल से इधर अपने डलहौजी की तरफ है, या शायद नहीं, मद्रास की जो कोस्ट है, कोस्ट लाइन है, मतलब ओशन के एकदम पास में जो एरिया होता है, थोड़ा मतलब जो लैंड होता है जो ओशन के पास में बेसिकली, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक फोर्ट बनाया सेंट जॉर्ज नाम पोर्ट से, बहुत ज़्यादा सुंदर फोर्ट है। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि उसमें फिर ये लोग धीरे धीरे मतलब जो ये बड़े बड़े जिनकी कंपनी थी, जो मतलब मैनेजर थे कंपनी के या कुछ और, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अपना रहना शुरू कर दिया सेंट जॉर्ज फोर्ट में। अभी तो इन्होंने आगे भी और बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे और बहुत सारा कुछ किया था, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनका मतलब एक्सपैंड होता गया ट्रेडिंग नेटवर्क, और मतलब यूरोपियन राइवल यूरोपियन पावर्स को इंडिया में से इन्होंने ख़त्म कर दिया, जैसे कि जो पोर्चुगीज़ थे, डच थे और जो आए थे, तो उन्हें इन्होंने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था बाय देन। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब इन्हें लगा कि हाँ अब हमारी टाइट होल्ड है इस जगह पे, इंडिया पे, तो इन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे इंडियन रूलर्स के, उनमें भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब बताना कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इंडिया में ऐसे होना चाहिए, मतलब खुद से कोई इंडिया को हक जता लिया था इन्होंने, कह सकते हैं। तो इस पेज पे इतने था। ये बहुत ज़रूरी होता है, डू यू नो, तो ये तो मैं डेफिनेटली पढ़ूँगा। इन 1996 द कंपनी डेवलप्ड 3 विलेजेस इनटू अ सिटी इन बंगाल एंड नेम्ड इट कोलकाता। तो जो 1969 में जो कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जो था 3 विलेजेस यहाँ पे सिटी ऑफ बंगाल में बनाई और उन्हें नाम दे दिया कोलकाता। सो बेसिकली कह सकते हैं कि कोलकाता ऐसे बना था। एंड दे ऑल्सो बिल्ट अ फोर्ट अराउंड द सिटी नोन एज फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम भी बनाया उन्होंने सिटी के अराउंड, जिसको उन्होंने नाम दे दिया फोर्ट विलियम, फोर्ट बनाया एक्चुअली। तो अभी यहाँ पर इस पेज पे है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, 1757 टू 18, अरे ये तो चैप्टर का नाम है लॉल, सॉरी गाइस। और ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है ना पीछे से, ये कोई बार बोल रहा है तो सॉरी, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, पर ये चले जाएंगे थोड़ी देर में। तो एनी हाउ लेट्स कंटिन्यू। लुक एट द मैप ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। तो ये इंडिया का 19th सेंचुरी के टाइम का मैप है। तो इस मैप में इन्होंने बताया व्हाट डू यू सी, पूछा है एक्चुअली।
So you will locate many big and small independent states. These states had their own rulers, economy, लैंग्वेज एंड कल्चर. तो आप बहुत सारी छोटी बड़ी स्टेट्स देख पाओगे इस मैप पे. तो ये बता रहे हैं कि इन स्टेट्स में जो था अपना एक ओन रूलर था, एक ओन इकोनॉमी, लैंग्वेज एंड कल्चर था. तो दी स्टेट्स वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर. तो ये जो स्टेट्स थी ये ज़्यादातर मतलब वॉर पर ही रहती थी. इन स्टेट्स की बात हो रही है जो ऑरेंज एरिया में है, वो ये ज़्यादातर वॉर पर ही रहती थी. तो एक दूसरे के साथ. इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे फेल एन ईजी प्रे टू द यूरोपियन पफ. तो अब ये एक दूसरे के साथ लड़ते थे. तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस चैप्टर की, कि वो ब्रिटिशर्स जो थे वो इस बात का फ़ायदा उठा लेते थे और कहीं ना कहीं अपना भला चाह लेते थे या कुछ कर लेते थे उसमें. अब जो है यहाँ पर इट वॉज द बैटल ऑफ प्लेसी एंड 1757 एंड बक्सर 1764 विच प्रोवाइडेड द ग्राउंड फॉर ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया. तो ब्रिटिश जब पूरा कॉन्कर किया ब्रिटिश ने इंडिया, तो किस वजह से हुआ? वो था बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर इन प्लासी तो 1757 और बक्सर 1764 में इन्होंने पूरा इंडिया कॉन्कर कर लिया. तो यहाँ पे थ्रू दिस हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि जो बैटल ऑफ प्लेसी थी वॉज वन बाय द इंग्लिश इन बंगाल. इंग्लिश ने यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल में जीती. एंड तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने मीर जफ़र जो थे एक मुग़ल, उन्हें जो थे नया नवाब चुना, न्यू नवाब चुना बंगाल का. क्योंकि हो सकता है उन्होंने माना हो कि हाँ चलो दे दो मुझे सिक्योरिटी. तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अब उसके लिए तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी कि वो इनसे टैक्स और रेवेन्यू के लिए कहते थे और कहते थे कि हम आपको इस स्टेट का वो बना देंगे, नवाब या रूलर जो भी कहो. तो ढंग से समझने के लिए तो पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी. तो वो था, इन्होंने मीर जफ़र को बना दिया बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब ऑफ बंगाल, इन विच फॉर विच जिसके रिटर्न में उन्होंने कहा कि मुझे हमें टैक्स दो जो कि बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा हाई. तो यहाँ पर जो थे मीर जफ़र वो इनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए. तो इन्होंने हटाया मीर जफ़र को और फिर मीर कासिम जो कि सोचते थे कि वो बहुत उनसे ज़्यादा बेटर है मीर जफ़र से. तो उनको फिर ब्रिटिशर्स ने मीर जफ़र को हटाकर मीर कासिम को जो है नया नवाब बना दिया था यहाँ पर इसका अपने बंगाल का. एंड या सो कुछ ऐसा हुआ था. एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा भी सेट कर रहा हूँ साथ साथ गाइस, ऐसे मेरे ख्याल से बेटर दिखेगा आपको. एक से हाँ, तो मीर जफ़र जो थे उन्हें बना दिया था, मीर कासिम को बना दिया था मीर जफ़र को हटाकर. उसके बाद मीर कासिम को भी वही डिमांड थी कि हमें इतना चाहिए टैक्स. तो और मीर कासिम भी फिर वो फुलफ़िल नहीं कर पाए उनकी डिमांड. तो फिर उन्होंने मीर कासिम को हटाकर मीर जफ़र को दोबारा से नवाब बना दिया. अब उसी को हटाकर उसी को दोबारा बना दिया. और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि कासिम जो थे जो कासिम थे मीर कासिम, उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुई. तो उन्होंने क्या किया, नवाब ऑफ अवध और सिराज उद दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे, सिराज उद दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम, तो इनके साथ में हाथ मिला लिया कि भैया हम तो इन पे जंग करेंगे और ये टेरिटरी जो बंगाल है ये अपनी कर लेंगे. तो उसके बाद में हुआ क्या कि इन सेकेंड इन प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश द बैटल टुक प्लेस एट अ प्लेस कॉल्ड बक्सर. हाँ, तो ये बक्सर वाली बैटल का जो रीज़न था वो बताया गया था पिछले पेज पे. तो उसमें था कि जो बैटल ऑफ बक्सर थी जो टुक प्लेस ऑन 22 अक्टूबर 1764, देयर डिफीट प्रूव टू बी डिसिसिव. तो यहाँ पर हुआ क्या कि
जो ब्रिटिश जो कि मीर जफ़र को जिन्होंने अपना दोबारा से नवाब यहाँ पर चूज़ कर लिया था, तो मीर कासिम ने ड्यू टू जलन रीजंस, ड्यू टू ईगो रीजंस उन्होंने क्या किया, नवाब ऑफ अवध और मुग़ल एम्परर जो थे समथिंग शाह आलम या शाह आलम, तो उनके साथ में हाथ मिला लिया था एंड इन पे अटैक कर दिया था। जो ब्रिटिशर्स और नवाब जफ़र थे उन पे अटैक कर दिया, और पर इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा वो हार गए, और जिसको नाम दिया गया बैटल ऑफ बक्सर। और ये इसमें मतलब ये बैटल हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। तो इससे जो था ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सक्सेसफुली कंट्रोल ले लिया था बंगाल पे। और अब है एंग्लो मैसूर वॉर्स। अब जो एंग्लो मैसूर वॉर्स थी, तो मैसूर के उस टाइम पे जो थे लीडर वो थे हैदर अली, एंड जो उनके बेटे थे वो थे टीपू सुल्तान। यहाँ पर टीपू सुल्तान की फ़ोटो दी हुई है। एंड in the second half of the 18th century 4 wars took place between मैसूर एंड ब्रिटिश। तो जो 19th सेंचुरी थी उसका जो सेकेंड हाफ था उसमें 4 वॉर्स हुई, 4 वॉर्स बिटवीन मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में, यानी कि हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में। फाइनली द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 एंडेड इन द हीरोइक डिफीट एंड डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो पिछली 3 जो वॉर्स थी उसमें टीपू सुल्तान ने मैसूर को ब्रिटिशर्स को नहीं जीतने दिया था, और फोर्थ जो वॉर थी उसमें इन्होंने टीपू सुल्तान को भी मार दिया था। विद दिस अ ग्लोरियस चैप्टर ऑफ स्ट्रगल बिटवीन मैसूर एंड इंग्लिश केम टू एन एंड। तो इसके साथ में उनकी ये जो 4 जंग हुई थी ये ख़त्म हुई फाइनली। तो लार्ज पोर्ट्स एट कनारा, कोम्बटोर, सेरिंगापटम वर सिक्योर्ड बाय ब्रिटिश। एक तो ये नाम बड़े अजीब अजीब। तो ये जो 3-4 जगहें थी पर्टिकुलर, इनका नाम जो भी है, तो ये जो थी जगहें, ये यहाँ पर ब्रिटिश ने अपना रूल आराम से बना लिया था। अब जो एंग्लो मराठा वॉर है उसके बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर जो मराठास हैं, ऑब्वियसली बिकॉज एंग्लो मराठा एज द नेम सजेस्ट, तो मराठास की वॉर के बारे में बता रहे हैं जो ब्रिटिशर्स की मराठा के साथ में हुई थी। अब ये जो फ़ोटो है टीपू सुल्तान की यहाँ पर, इसे आप गलत मत ले लेना, ये थी मैसूर वॉर के टाइम पे, क्योंकि जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के लीडर के सन थे। यहाँ से है एंग्लो मराठा वॉर। तो एंग्लो मराठा, द मराठास वर अनदर फॉर्मेडेबल पावर इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो जो 18th सेंचुरी थी उसके सेकेंड हाफ में जो कि हमारे मराठास थे वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में जो थे बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल कह सकते हो थे उस टाइम पे। बट द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग themselves gave British an opportunity to intervene in the internal matters. Many wars took place between Marathas and Britishers on account of the subsidiary alliance, which you read in 5.2.1, the Third Maratha Anglo War 1817 to 19, यानी कि 1817 to 1819 was the last war between them. The English defeated the Peshwa, dethroned them and annexed all ये क्या हो रहा है, टंग ट्विस्टर हो गया, annexed all his territories। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मराठा थे वो उस टाइम पे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और जो क्या नाम लेते हैं हमारी, वही सेम चीज़ मराठास के साथ हुई कि भाई मेरे को रूल करना चाहिए, मैं बड़ा भाई हूँ, फिर भी छोटे भाई को जो है थ्रोन दे दिया। तो उस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जलन जो थी वो होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगे, जिसमें कि ब्रिटिश ने और ज़्यादा आग लगा दी। और फिर ब्रिटिशर्स ने जो उनमें से जीता, उसके पास ऑब्वियसली फोर्सेस तो कम ही बची होंगी जीतने के बाद, इतनी तकड़ी वॉर के बाद। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसे भी मार दिया और वहाँ खुद ने रूल करना शुरू कर दिया। तो इंग्लिश ने पेशवा के साथ यहाँ पे
3 वॉर्स हुई थी, और तीसरी वाली जो थी वो एंग्लो मराठा वॉर थी, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो 3 हुई थी यानी कि बेसिकली, तो वो लास्ट वॉर थी थर्ड वाली, उसमें उन्होंने पेशवा को हरा दिया और एनेक्स्ड यानी कि उनकी सारी टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। द पेशवा वॉज पेंशनड ऑफ एंड सेंट टू नियर कानपुर उत्तर प्रदेश। तो जो पेशवा थे उन्हें पैसे दे दिए गए थोड़े बहुत एंड भेज दिया गया टू बिथुर। बिथुर एक जगह जो कि कानपुर के पास में थी, उत्तर प्रदेश। एंग्लो सिख वॉर जो है, मैं आपसे पिछले बारे में बात कर रहा था पिछली वाली वीडियो में, जिन्होंने कि अपनी टेरिटरी पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें रूल नहीं करने दिया, तो वो थे हमारे यहाँ पर एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी। उसके जो लीडर थे महाराजा रंजीत सिंह, ये पंजाब से थे। तो ये इनकी जो लीडरशिप थी वो चली थी 1792 से 1839, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। बिकेम एन इफेक्टिव पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। एक सेकेंड में थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूँ। या तो व्यूड द राइज ऑफ सिख्स एज अ पोटेंशियल थ्रेट। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि भैया ये तो हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं जो सिख हैं। तो ब्रिटिशर ने क्या चाहा कि वो सिख को भी अंडर कंट्रोल ले लें। तो महाराजा रंजीत सिंह जब तक जिंदा थे तब तक उन्हें हरा नहीं पाए जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे। लेकिन जो जब वो मर गए थे, मतलब डेथ हो गई थी जब उनकी 1839 में, लॉलेस ने एक सेकेंड, हाँ, लॉलेसनेस जो थी वो प्रिवेल हुई पंजाब में, यानी कि लॉ चला नहीं उनके डेथ के बाद में। लॉज उन्होंने लोगों ने मना करना शुरू कर दिया लॉज को मानने से, तो वो होने लगा पंजाब में। और द ब्रिटिश टुक एडवांटेज, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसके एडवांटेज ली, और जो पहली एंग्लो सिख वॉर थी वो शुरू हो गई 1845 में यहाँ पे, और विच एंडेड विद द डेथ ऑफ द सिक्स, डिफीट ऑफ द सिक्स, सॉरी। तो जो सिक्स थे वो 1845 में एंड हुई थी। जो हमारी, सॉरी गाइज, आज वो ना थोड़ा कैमरा के साथ में प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं कैसे बंद हो रहा है, सॉरी फॉर इट। पर हाँ, हम कहाँ पे थे? तो जो हमारे सिक्स थे यहाँ पे, उन्हें 1845 में फाइनली डिफीट कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली डिफीटेड देम इन द बैटल ऑफ गुजरात। गुजरात की बैटल में उन्हें हरा दिया यहाँ पर। और अ टाउन नियर रिवर चेनाब, नियर क्या, अ टाउन ऑन यानी कि वो उस रिवर के ऊपर, यानी कि कह सकते हो आसपास वाले लैंड के पास, इन 49 वहाँ पे हराया था सिक्स को। और द सिख चीफ सरेंडर्ड एंड पंजाब वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे जो सिक्स हैं उन महाराजा रंजीत सिंह ने हार नहीं मानी। ये फ़ोटो है महाराजा रंजीत सिंह की, आप देख सकते हो, ये जो है ये महाराजा रंजीत सिंह है यहाँ पर। और जब तक ये ज़िंदा थे इन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन जो इनके सक्सेसर थे, इनके बेटे थे या जो भी थे जिनको आगे थ्रोन मिला, महाराजा दलीप सिंह जो थे, जो इनके बेटे थे, वो क्या हुए, उन्होंने हार मान ली, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और